शिकत भी करते हैं। इनका कंसल्टेंसी इट्स बिन अ प्लेजर आप लोगों से बात करने का। जैसे प्रतीक ने कहा है, जैसे मैम ने कहा है, आई शेयर सम एक्सपीरियंसेस। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो इस इंडस्ट्री के रहे और कैसे Recording in मैंने काम progress. इंडस्ट्री में की है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। अब जनरली आपने देखा है कि जैसे कि मैं आई एम नॉट अ ट्रेनर पर से, अ ट्रेनर सो द बेटर स्किल जो मुझे आता है, जो बेटर बात करने का तरीका है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स कोई पूछता है तो उससे बात करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो पहले मैं अपने बारे में जो मैं टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। दोस्तों, आज की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो मेरे पूरे 25 साल का निचोड़ है। 25 साल में मैंने काफी सारे अलग अलग रोल प्ले किए, डायरेक्ट सेलर का, लीडर का, कॉर्पोरेट हेड का, ट्रेनर का, रेगुलेटरी साइड का। तो आज जो मेरे को बेसिक प्रॉब्लम आई थी एज अ डायरेक्ट सेलर, मैं वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं, और उसके बाद हम आगे जो करंट सिनेरियो है लीगल का, उसको डिस्कस करेंगे। नाउ वेलकम कि आपने आज अपना पहला स्टेप लिया, आज आप डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट ईच एवरी वन ऑफ यू जो आज इस क्लास में आए हैं। मुझे पता है कि टाइम काफी लेट है और आप में से काफी लोग बिजी होंगे, बट आप में से जो भी आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। 5 चीजें थी जो मुझे तंग करती थी जब मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पहली प्रॉब्लम आई जब मुझे ये समझ में आया कि मैं लोगों को लेके कैसे आऊं। क्या मैं उनको सच बोलूं या एक कहानी सुना के लेकर आऊं। दूसरी मेरा जो क्वेश्चन था, जो दूसरी मेरे को प्रॉब्लम आई, वो ये आई कि जब मेरी टीम में कोई गांव से आता था या देहात से काम करता था, या कोई लेडीज होती थी जो घर पे बैठ के काम करती थी, तो मैं उनको कैसे बताऊं कि आपको सेल्स करनी है और आपको सेलिंग स्किल आना चाहिए। मैं बैकग्राउंड इंजीनियर था, मेरा बैकग्राउंड है, और इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट था, एमबीए हूं, तो मुझे सेल्स करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। पर मेरी टीम को ये चैलेंज आ रहा था कि हर कोई सेल्स पर्सन नहीं होता बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब उन दिनों में भी काफी सारी कंपनीज ना गलत गलत प्रलोभन देख के, गलत गलत ऑफर्स देख के बंद हो जाती थी, तो उसके बाद जो हार्ड एंड मनी था या लोगों का जो करियर था वो दांव पे लग जाता था। तो ये कैसे पता चले कि असली कंपनी कौन सी है, अच्छी कंपनी कैसे उसको पहचानी जाए। चौथा क्वेश्चन, सरकार हमारे लिए क्या करती है। अब उस टाइम पे इंजीनियर था, जॉब करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। जॉब छोड़ के जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू की तो लगता था कि इसको करियर बना सकते, नहीं बना सकते। आज ये क्वेश्चन नहीं है, आज आप लोग इसको बड़े आराम से करियर बना सकते हैं, पर 25 साल पहले ये बड़ा क्वेश्चन था कि क्या इसको करियर लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। और पांचवा, लोगों को कैसे बताऊं कि मैं करता क्या हूं। क्योंकि जब मैं अच्छा नेटवर्कर बन गया, अच्छा डायरेक्ट सेलर बन गया, तो मैं लोगों को जब अपना कम्युनिकेशन होता था उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। अगर आपको इन पांचों में से कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो आपके साथ आइडेंटिफाई करता है, कोई एक भी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करता है, तो आप चैट बॉक्स में हाई लिख सकते हैं। आज इस सेशन का शुरुआत करते हैं एक बड़े पेनफुल एरिया से, जिसको हम कहता हूं कि हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है, हमें लोग किस नाम से जानते हैं, या खुद हमारी कंपनीज किस नाम से जानती है। जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था क्या मैं हूं कौन, तो मुझे तब पता चला था कि डायरेक्ट सेलर होने में और पहचान होने में बड़ी कंफ्यूजन है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को छुपा लेते थे कि हम डायरेक्ट सेलर हैं या हम लीडर हैं। कोई हेल्थ एंटरप्रेन्योर कहता था, कोई कहता था कि वो वेलनेस फ्रेंचाइजी ओनर है। काफी साल हमने इस दौरान निकाले हैं जिसमें ये नहीं पता चल सका कि हम कौन हैं। जब सरकार ने 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया और 2021 में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए, तो पहली बार ये क्लियर हुआ कि डायरेक्ट सेलर एक लीगल एंटिटी है। मैं सरकार के पास जा सकता हूं और बोल सकता हूं कि हाँ मैं डायरेक्ट सेलर हूं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट सेलिंग का लॉ में डायरेक्ट सेलर की ही प्रोमिनेंस की वजह से लॉ बना है। तो पहली बार हमें पहचान मिली कि हम कौन है, हम खुल के बात कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्टेप था जिसने इस कॉन्फिडेंस को, इस बिजनेस को डबल बूस्ट दे दिया है। अगर आप मुझसे पूछें तो शायद आने वाले टाइम में 5 साल में शायद ये बिजनेस डबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलर की पहचान है। हम सरकार के पास जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट लेके जा सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट लेके जा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है जो 2021 के रूल्स के बाद आया। ये क्वेश्चन जनरली तंग कब करता था, जब हमसे कोई कहता था कि आप के पास कोई आता था, आपका रिश्तेदार आता था कि मेरा बेटा आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, या मेरी बेटी आपके साथ करियर बन सकता है उसका।
हम उनको कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाते थे क्योंकि हमें पता होता था एज ए डायरेक्ट सेलर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बट आज ये क्वेश्चन नहीं है। आज ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हम कौन है। हम एक डायरेक्ट सेलर है जो एक लीगल एंटिटी है। अगर आज आप ये पहचाने तो ये जो इमेजेस हैं, एक जिसको हम कहते हैं एलियन की इमेज और एक डायरेक्ट सेलर की इमेज, तो लोग ये मजाक उड़ाते थे आज से 5 साल 10 साल पहले कि एलियन को भी सरकार पहचान लेती है पर हमारे को नहीं पहचानती। लोग कहते थे कि जादू जो करेक्टर है उसको पहचानना आसान है, डायरेक्ट सेलर को पहचानना आसान नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था इस बात को देख के कि जिसको, और हैरानी की बात तो ये थी कि सरकार भी एलियन को पहचान लेती थी और डायरेक्ट सेलर को नहीं पहचानती थी। और जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा उसके बारे में सब कुछ था। जो रोज काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं था। तो ये जब लॉ आने के बाद चीजें क्लियर हुई हैं तभी हमें लगता है कि अब जो आने वाला टाइम है वो इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है और इस बिजनेस को डबल कर सकता है। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि एक क्या थी कि एक हमें ये नहीं पता था कि हम हैं क्या, और दूसरा जब हम अपने नंबर्स की बात करते थे सरकार के आगे तो भी हम कम बात करते थे। इस देश की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है। और हम अगर समझें तो मोटा माटी हम 150 करोड़ के आसपास लोग होंगे। अब जब हम सरकार के पास जाते थे तो हम ये कहते थे हम इस देश की जनसंख्या का 1% के आसपास के लोग हैं। और हमारी जो वैल्यू थी वो कई बार हमें ऐसा लगता था कि शायद जो गिग इकोनॉमी वाले लोग हैं या स्विगी जोमेटो या ओला वाले लोग हैं शायद उनसे भी कम है, क्योंकि उनको बात करने का तरीका आया। वो लोग सरकार को जाके ये कहते हैं कि जो काम करने वाला सेगमेंट है हिंदुस्तान का, उसके ये 3% के हिस्सेदार हैं। असल में काम जो होता है वो खेती का और नॉन खेती का होता है, नॉन एग्रीकल्चर का होता है। अब जो नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस है उसके अंदर हम करीबन 6.7% है, करीबन 6.25% के आसपास। यानी आप अगर देखें तो हम आईटी सेक्टर से ज्यादा लोग एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग में है। ये चीज जो है ये आज कॉन्फिडेंस दिलाती है कि ये कितना बड़ा मार्केट है और कितना बड़ा हो सकता है, कि हमारी जो प्रोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा है। हम उनमें से नहीं है जो कहीं छुप के बैठे हुए हैं। ये चीज आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन में और अपने हर बिजनेस प्लान दिखाते समय या अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट पिच करते समय ये चीज दिखानी चाहिए आपको कि हम इस इकोनॉमी का बहुत मेजर हिस्सा हैं और आने वाले टाइम में हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे और टर्नओवर को डबल होने का पूरा पूरा चांस है। एक चीज जो आपको और समझनी पड़ेगी कि सरकार हमें लीगल कैसे करती है, क्योंकि वो हमें एक शब्द देती है जिसके कहते हैं कि हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा एक टर्म्स एंड कंडीशन आप टिक करते हैं और ई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं। कई जगह रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है। इसमें अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता, इसमें सिर्फ आप और कंपनी के बीच का एग्रीमेंट होता है। ये एक लीगल पोजीशन है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है। इसके चलते आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी है एज ए डायरेक्ट सेलर, आपकी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर। अगर सीधे साधे शब्दों में समझा जाए तो आप एम्प्लॉय बिजनेस पार्टनर होते हैं कंपनी के। आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट करना होता है। आप और कंपनी को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। और अगर आप दोनों को प्रॉफिट शेयर करते हैं लोग, तो आपको अगर कोई गलत जाता है तो आपकी जिम्मेदारी भी है। कल को अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट को मिस डैमेज करते हैं या आप उस प्रोडक्ट को एक्सपायरी होने के बाद सेल करते हैं या वो प्रोडक्ट फटा हो जाता है और आप कुछ कस्टमर को गलत मिसगाइड करते हैं तो आप भी इस पे लायबल होते हैं। मैम ने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया। आई जस्ट क्विकली रन थ्रू अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन। वैसे मैम ने काफी कुछ बता चुकी है मेरे बारे में, एंड आई नॉट रिपीट इट अगेन। आई एम एन एडिटर फॉर डायरेक्ट सेलिंग टुडे। और मैंने काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑलरेडी ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है, वर्क विद लॉट ऑफ कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी काम किया है। साथ ही मैं की नोट स्पीकर रहा हूँ गवर्नमेंट के इवेंट्स में जहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम जाके इंडस्ट्री के बारे में पिच करते हैं, इंडस्ट्री की वैल्यू बताते हैं और इंडस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं वहां बताते हैं, ताकि धीरे धीरे जो है इंडस्ट्री के लॉस बन सकें। उसी इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी लाने के लिए वी रन अ मैगजीन ऑल्सो, और उसी के साथ हम उसका पॉडकास्ट रन करते हैं और उसी के साथ उसके न्यूज़लेटर्स रन करते हैं, अवार्ड प्रोग्राम्स रन करते हैं, जिससे इस इंडस्ट्री की वैल्यू जाती है। इस साल से हम इसका एक इंडस्ट्री की रिपोर्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें से इंडस्ट्री का जो डेटा है करंट वो रिलीज किया जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द प्रेजेंटेशन नाउ।
सबसे पहले तो मैंने आपको ये पहले जो चार्ट बताया था कि ये आपको समझ गया, सबको आना चाहिए कि आप कोई भी अच्छी कंपनी या बुरी कंपनी कैसे पहचानेंगे। ज्यादातर डायरेक्ट सेलर्स का एक ही क्वेश्चन आता है कि सर मैं जब किसी को प्लान दिखा रहा होता हूं तो मुझे ये नहीं पता चलता कि वो अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है। वो आके कंपेयर करता है कि सर वो 50% बांट रहा है, कोई 60 बांट रहा है, कोई 40 बांट रहा है, कोई 35 बांट रहा है, वो इसके साथ लेवल इनकम देता है, कोई रिवॉर्ड दे रहा है, कोई बोनस दे रहा है, कोई ट्रिप दे रहा है, तो ये चीजें ठीक है या गलत है। इसको पहचानने के लिए आपको हमेशा एक चीज यूज करनी चाहिए जिसको हम कहते हैं किक चार्ट। किक चार्ट क्या है कि वो एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर अगर एक एक्सिस पे देखें तो लिखा होता है कि इंप्लीमेंट कैसे करना है, ज्ञान कैसे लेना है, और उस पर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लाना कैसे है। ये क्वेश्चन कंपनी के लेवल पे होता है कि आप कंपनी कैसे पहचानते हैं, बट एज अ डायरेक्ट सेलर जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपको समझ जाएंगे कि वो कंपनी कैसी है, आपका कंपटीशन किसके साथ है। जो सबसे जल्दी कंपनीज जो बंद होती हैं वो उस कैटेगरी की आती हैं जिनको ना पता होता है कि लीगल क्या करना है और ना ही वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। प्रोडक्ट गलत होते हैं, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काफी सारे लेबल लग जाते हैं, कोई भी ट्रस्ट बैक लग जाता है, प्रोडक्ट की एमआरपी लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं होती, ई कॉमर्स के हिसाब से नहीं होती, रिफंड पॉलिसी नहीं होती, कूलिंग ऑफ नहीं होता, ऐसी कंपनियों के कस्टमर केयर नहीं होते, तो ये कंपनी छोटी छोटी कंपनियां अलग अलग जगह पे खुल जाती हैं जहां पे खुलने से इनको प्रॉब्लम आती है, और ये 6-8 महीने 10 महीने बंद हो जाती हैं, तो ये बहुत तंग करती हैं, हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब करती हैं। मैं ये बात आपको किस लिए बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अब जैसे इंडस्ट्री ठीक होती जा रही है और लॉ स्ट्रिक्ट होता जा रहा है तो काफी सारी कंपनियां अब बंद हो रही हैं क्योंकि वो इस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। कुछ सीरियस प्लेयर्स ही होंगे जो इस लॉ को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरी तरह की कैटेगरी की कंपनीज होती हैं जो जिनको हम फ्रेम कैटेगरी कहते हैं, जो सब कुछ सीखती हैं पर इंप्लीमेंट स्लोली करती हैं या नहीं करती हैं। तीसरी कैटेगरी वो होती है कंपनीज की जो इंप्लीमेंट करती हैं लेकिन पता नहीं होता, तो वो सब कुछ सीखती रहती हैं और करती रहती हैं, जैसे जैसे लॉ बदलता है, कभी केरल का लॉ आता है, वेस्ट बंगाल का लॉ आता है, तो उसको आप सीखते हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करते हैं। चौथी जो एरिया है जिसको फेयर एरिया कहते हैं, वो एरिया ऐसा है जहां पे आप हाई लीगली प्रोसेसेस बनाते हैं, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके एसओपीज होते हैं हर डिपार्टमेंट के। ये कंपनी जो होती हैं ये विजन के साथ काम करती हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग में करियर और फ्यूचर की बात करती हैं। नाउ सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स के दौरान विल शेयर अ बोनस विद यू, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी के लिए एक बोनस आप हमसे लेके जा सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोग होंगे लास्ट में आप वो रुक सकते हैं और हम आपको वो सेशन देंगे। आप कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और बाद में 3 क्वेश्चन ऐसे कि ये 3 चीजें जो इस बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो एक आम भाषा में इस तरीके से समझाया जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से कस्टमर को माल दे रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में सीधा कस्टमर को माल दे रहे हैं। ये जो डेफिनेशन है ये समझाने में अच्छी है, बट आपको ये डेफिनेशन के अलावा और बात भी समझानी है अपने डायरेक्ट सेलर को कि आप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी भी करते हैं जिससे सेल होता है। सेल के बगैर कोई भी डेफिनेशन, कोई भी काम आपका पूरा नहीं है। तो आप कैसी कंपनी है, जब आपसे कोई पूछे तो आपने यही कहना है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जो प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करता है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर वाला जो टर्म है, या घर घर जाके बेचने वाला जो टर्म है, या ऑनलाइन बेचने वाला टर्म है, ये टर्म इस्तेमाल नहीं करने। आपने यही इस्तेमाल करना है कि आपने मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जो सेल है वो आप करते हैं। इसमें आपको एक शब्द और सुनने को मिलता है एमएलएम का, कि मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है। अब एज अ डायरेक्ट सेलर कोई अगर आपसे कहता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इलीगल है या मल्टी लेवल मार्केटिंग हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है, तो आपको उनको ये कहना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो टेक्निक है वो अलाउड है, जिसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जो पहले भ्रांतियां थी कि वो बैन है या इलीगल है, वो सब चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक टेक्निक माना गया है जो एज अ डायरेक्ट सेलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जिस तरीके की कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी का नेचर क्या है। क्या वो सिर्फ डायरेक्ट सेलर को सामान देती है, या वो कस्टमर को देती है, या वो डायरेक्ट सेलर से कस्टमर को देती है। ये बेनिफिट आता है जब आप किसी कंपटीशन के साथ पिच करते हैं या किसी और कंपनी से मिलते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कहाँ पिच करना है और कैसे पिच करना है। साथ ही जो आपके सीनियर ट्रेनर्स हैं वो उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं जब अपनी ट्रेनिंग दूं या किसी सेशन में जाएं या ओपन मीटिंग में जाएं तो इन चीजों को हम कैसे कवर कर सकते हैं। नाउ
एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो जिसमें से सबसे ज्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा शब्द है। नेटवर्क मार्केटिंग वाला शब्द आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, जो शब्द सरकार में नहीं है और उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उस शब्द को बोलने का कोई फायदा नहीं है। होता क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। सरकार बोल नहीं रही, कंपनी ने दिया नहीं, किसी टॉप लीडर ने बोल दिया, जाते जाते कस्टमर के नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कुछ और शब्द जुड़ना शुरू हो गया, तो वो ट्रेनिंग मटेरियल आते आते कस्टमर जो है या नया डायरेक्ट सेलर है जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर रखना है। कंपनी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करती है गुड्स और सर्विसेज का, और वो एमएलएम की जो टेक्निक है उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, एफिलिएट मार्केटिंग का। ये भी जो एक ऐसा शब्द है जिसका कोई परिभाषा या कोई डेफिनेशन नहीं है या कोई लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आप किसी को अप्रोच करें, आप ये ना कहें कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ये क्लैरिटी एक्चुअली जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को देते हैं ना, तो उसको लगता है कि हाँ आप आए हैं तो आप सही बात कर रहे हैं, तो वो बिजनेस को लाने में उसको हेल्प करता है ना। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें पिरामिड या मनी सर्कुलेशन या उनसे बाहर रखती है। हमारे पे जो जनरली हमारी जैसी कंपनियों को, क्योंकि वो जो फ्रॉड कंपनीज हैं उनसे मिलता जुलता कई बार लगता था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे और कई बार सरकार भी कंफ्यूज हो जाती थी। इसी के लिए ये लॉ है जिसने क्लियर कर दिया कि प्रोडक्ट के बेस में और मनी सर्कुलेशन के बेस में, कि पिरामिड में और मनी सर्कुलेशन में क्या फर्क है और एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। जो पिरामिड कंपनीज होती हैं वो पैसे को रोटेट करती हैं दो तरीके से। या तो वो कहते हैं कि आप 10,000 रुपए दे जाओ, 10% हर महीने ले जाओ, या वो कहती हैं कि आपने अगर 10,000 रुपए दिए हैं तो आप 10 लोगों को लेकर आओ तो आपके पैसे वापस मिलेंगे, यानी पैसे से पैसे को रोटेट करती हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो जो कमीशन बांटती हैं, जो गिफ्ट देती हैं या रिवॉर्ड देती हैं, वो प्रोडक्ट की सेल के अगेंस्ट देती हैं। ये वाला रूल थोड़ा सा और अब स्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई कंपनियां प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं ला पाती। तो अब ये एक सिस्टम आ रहा है जिसके अंदर ये पहचाना जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मनी को घुमाने के लिए रखा गया है, पैसे को, या वो एक जेन्युइनली प्रोडक्ट है जिसमें वैल्यू फॉर मनी चीज दी जा रही है और वो फेक नहीं है, वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। इस तरह का सीरियस लॉ काफी हेल्प करेगा इस इंडस्ट्री को साफ करने में, इस इंडस्ट्री को ठीक करने में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पैसा बटे, जो सब बेनिफिट दिया जाए कस्टमर को, वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट के थ्रू दिया जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि किसी भी तरीके का क्रिप्टो, फॉरेक्स या वॉलेट एक्सचेंजेस, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन अब अलाउड नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन मार्केट में काफी कॉन्फिडेंटली से जा रही है, जिससे काफी सारा जो प्रोडक्ट बेस्ड जो बिजनेस कर रहे थे लोग, जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स थे, उनको काफी कॉन्फिडेंस आया है। और ऐसी क्लैरिटी जब सरकार आती है तो हमारा बिजनेस सबका डबल हो जाता है। आप सबने नोट किया होगा कि जनवरी के बाद सबका बिजनेस में इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। उसका रीजन यही है कि इस तरीके के लॉ के आने से काफी सारा फर्क पड़ता है। आइए बात करते हैं जो मैंने आपसे पहले शुरू किया था, कि जो मेरे 5 क्वेश्चन थे, कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग करते समय सच बोलना चाहिए या कहानी सुनाना चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करता हूं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है। पूरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस असल में इन 3 चीजों में आ जाता है, कि आप किसी को इनवाइट कैसे करते हैं, आप उसको बताते क्या हैं, और अगर आप बताते हुए कुछ गलती करते हैं तो उसको आप इंप्रूव कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। अब इनवाइट जब हम करते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, जब प्लान दिखाते हैं, तो बहुत सारे मेथोडोलॉजीज हैं, सिस्टम हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। एक जो मैंने सीखा, जो ग्लोबली मैंने कंपनीज को स्टडी किया और जो मैंने अपने पास लागू किया था, क्या मैं सच बोल के लोगों को लेकर आऊं या कहानी बनाऊं। ये बात मैं क्यों आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो लीगल चीज है, जो कंप्लायंसेस है ना, असल में कंपनी लेवल पे जितनी है ना, उतनी ही डायरेक्ट सेलर लेवल पे है। अब एज अ डायरेक्ट सेलर आपको ये भी पता होना चाहिए आपके क्या क्या एक्शन है जो इन कंपनी पे इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला एक्शन तो यही है कि हम किसको बिजनेस में लेकर आते हैं। अब जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मेरे दोस्त ने तो मुझे यही बोला कि भाई पार्टी है, चलना है, आ जा। अब वो मुझे लेके चला गया और मैंने, उसने मुझे प्लान दिखाया और प्रोडक्ट दिखाए। मुझे वो बिजनेस समझ में आया, मैंने बिजनेस कर लिया। लेकिन मुझे क्या समझ में आया कि मेरे को भी ऐसे ही लोगों को लेकर आना होगा। तो मैं भी सुबह से शाम तक पार्टियों का इनविटेशन ही दे रहा था सबको। लेकिन मेरी टीम में एक्चुअल में एक लड़का ने ज्वाइन किया। उसने कहा कि सर मैं तो बिल्कुल सच बोल के किसी को लेकर आऊंगा।
अब मेरे जो 3 डायरेक्ट थे, मैंने उनका नाम ऑब्वियसली कुछ और था, मैंने यहाँ पे उनका कुछ और नाम लिखा है। तो श्याम क्या करता था कि वो हर एक को कुछ भी कहानी बना के लेकर आता था। जो राम था वो सीधी बात करता था, और सीता जो सबसे फ्रेश थी लड़की हमारे टीम में, उसकी वो सब चीजें ट्राई कर रही थी पर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो अगर आप भी इनमें से कोई एक हैं तो जरूर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, कमेंट करना कि आप इनमें से कोई, अगर आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकें इन तीनों रोल में से। नाउ श्याम जब फोन करता था तो वो कोई कहानी बना के ज्वाइन कराता था। राम का बड़ा सिंपल सा सिस्टम था। राम ये कहता था, भाई मैं राम बोल रहा हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जो प्रोडक्ट बेचती है, साथ में उसमें टीम में सेल करने से पैसे मिलते हैं। तो ये जो कमीशन है मेरे को अपनी सेल पे भी मिलता है और टीम की सेल पे भी मिलता है। हाँ, कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। ये आज से करीबन 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और मैं चाहता हूं कि मैं तेरे को वो प्रोडक्ट और प्लान दिखाऊं, और अगर तुझे पसंद नहीं है तो एटलीस्ट देख के मना कर देना। सिंपल 2 लाइन में वो ये बात सबसे करता था। अब उसको जब आगे से लोग रिप्लाई करते थे, वो ये कहते थे, भाई पहला रिप्लाई ऑब्वियस था कि अच्छा भाई बता कब देखना है। दूसरा, यार मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो बताऊंगा। तो इस पे राम बड़ा अच्छा आंसर देता था, भाई हर वेडनेसडे 10 बजे फोन करूंगा, अगर तू ना करेगा तो मैं फोन रख दूंगा, फिर अगले वेडनेसडे करूंगा, तो जब तक तू हाँ नहीं करेगा मैं हर वेडनेसडे कॉल करूंगा। तीसरा, लोग कहते थे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। तो कहता था, भाई मैं जब पूछता रहूंगा, जब तू देख के ना कर दे, जब तूने देखना है मेरे प्रोडक्ट को और मेरे प्लान को देख के ना कर दियो। और राम और श्याम दोनों इस तरीके से काम करते रहे। इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये थी कि 6 महीने के बाद शायद ये एक सिनेरियो बना कि 40 में से 4 लोग राम ने ज्वाइन करे, 40 में से 4 श्याम ने कराए, और 40 में से गीता के साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अब क्वेश्चन ये आया कि जब हम राम के घर जाते थे तो उसके घर वाले ये कहते थे कि आपने मेरे बेटे को बड़ा अच्छा काम दिया। उनके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस था। वो ये कहते थे कि अच्छा, अब इसके चाचा ताया मामा भी ये कहते हैं कि ये पता नहीं क्या करता है लेकिन काम ठीक करता है। जबकि शाम के यहाँ जाते थे तो वो जो 36 लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए होते थे, तो उसकी मम्मी डैडी हमें ये कहते थे कि यार आपने शाम को कहाँ लगा दिया काम में। यहीं से इंडस्ट्री की पहली जो नेगेटिव परसेप्शन थी वो यहीं से बनना शुरू हो जाती है। जब हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्री के बाहर नेगेटिव क्यों है ना, क्योंकि ये 36 लोग जो थे ना, जिनको हम झूठ बोल के लाए थे ना, वहीं से एक्चुअल में इंडस्ट्री की परसेप्शन शुरू हो गई। अब अकॉर्डिंगली जब हमने सोल्यूशन देखा तो ये देखा कि जो शाम की टीम थी वो हमेशा एक तरीके से लाती थी, और राम की टीम थी वो हमेशा सच बोल के लाती थी। और जो बेचारी सीता थी वो, उसके यहाँ पे कोई ज्वाइन नहीं करता था। तो सीता को सबने सजेस्ट किया कि तू एक काम कर, पहले अपना जो हॉट मार्केट है उसको बिल्डअप कर, अपनी ट्रस्ट मार्केट बिल्डअप कर, और साथ में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर, इस बिजनेस को पार्ट टाइम ले जा। बट अगर आप देखें कि जो इनवाइट करने का तरीका, ये जो आज से 20 साल पहले ये राम ने शुरू किया था, ये वही तरीका है जो असल में अब सरकार आपसे एक्सपेक्ट करती है लीगल तरीके से। मैं दोबारा बोलता हूं कि सरकार भी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है। वो ये कहती है कि जब आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएं, जब आप इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताएं, तो आपको अपने बारे में, अपनी मंशा, अपनी इच्छा और अपनी कंपनी की डिटेल्स बतानी है। आपको एक आई कार्ड लेके उनके यहाँ जाना है, और अगर आप फूड के प्रोडक्ट में डील करते हैं, एफएसएसए के प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आपके पास एफएसएसए का नंबर होना चाहिए। तो समझिए 25 साल पहले जो एक लड़के ने मुझे स्ट्रेटेजी सिखाई थी, आज वो एक्चुअल में एक प्रॉपर रूल का पार्ट बन चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई कहता है कि ना किसी लीगल या कंप्लायंस की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं डायरेक्ट सेलर को बीच में से हटा दो, वो कंपनी के लिए। तो मैं कहता हूं यही आप गलती कर रहे हो, क्योंकि पहला स्टेप किसी को बिजनेस में लाना, अगर वो ठीक तरीके से नहीं लाएंगे तो वो जो पिरामिड, जो हमारा पहाड़ बनेगा, जो हमारी टीम बनेगी, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो सारा का सारा गलत बनेगा। और फिर हम सब कहेंगे कि इंडस्ट्री में लोग बाहर नेगेटिव हैं, वो इंडस्ट्री को समझते नहीं है, इसकी परसेप्शन बाहर नेगेटिव है। शुरुआत तो हमही ने की है।
अगर आप देखें पूरे इनवाइट सिस्टम में जो राम था उसको हार्डली 5 से 7 मिनट लगते थे किसी से बात करने में। और मुझे वो सिस्टम इसलिए समझ में आने लगा कि किसी के साथ मुझे 2 साल या 3 साल या 2 महीने या 1 महीने लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करके उसने क्लियर कर दिया। अब आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तो अब आपको उसको बताना भी पड़ेगा कुछ। यहां शुरू होता है कंप्लायंस का, लीगल का दूसरा रूप, जिसको कहते हैं आपने इन्फॉर्म कैसे करना है। इन्फॉर्म करने में जो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई वो ये आई, ये सोच के कि क्या हर एक को सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा। डज डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली मीन्स कि सबको सेल्स पर्सन बनना ही पड़ेगा? अब किसी ने अगर सेल्स नहीं की या कोई बाहर किसी से मिला ही नहीं या किसी को बात करने का इतना शौक नहीं है, तो क्या वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएगा? इस बारे में काफी मैं सोचता रहता था और एक दिन एक चीज समझ में आई जब हमने रिसर्च करी, जो ग्लोबल एक रिसर्च है। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैंने काफी ये कुछ रेफरेंसेस आपको दिए हुए हैं इस रिसर्च के, कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि साइंटिफिकली ना आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहां से इंफॉर्मेशन लेके यहां देनी है। हाँ, आप जितने अच्छे तरीके से देते जाएंगे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो जाता है, आपका आई कोऑर्डिनेशन, आई कांटेक्ट है, आपका प्रेजेंटेशन का स्किल है। आप ज्यादा अच्छा बोलेंगे तो आप स्टेज पे बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप टीवी पे बोल सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको देनी है ना, उसके लिए एक्चुअल में आपको सेल्स पर्सन होने की जरूरत नहीं है। यहां से इंफॉर्मेशन लेनी है और वो देनी है। और ये देखा गया है कि जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है जनरली लोग उसकी बात ज्यादा सुन लेते हैं। जो ज्यादा ठीक इंफॉर्मेशन देता है उसकी बात और ज्यादा लोग सुनते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि यार मैं इस बिजनेस में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं सेल्स नहीं था, या मैं किसी को पुश ही सेल नहीं था, या मैं किसी का फॉलोअप नहीं कर सकता था, या किसी के पीछे परसिस्टेंट नहीं हो सकता था, और जल्दी परसिस्टेंट होते थे, और बिजनेस लीगल नहीं होता था, या बिजनेस में मल्टी लेवल मार्केटिंग आ रही होती थी, तो कस्टमर क्या कहता था, यार एक तो स्कीम खुद कर रहा है, मेरे को स्कीम में डालना चाहता है। यानी कि एक साइड का नेगेटिविटी अब दूसरे लेवल पे नेगेटिविटी होना शुरू हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री में अगर आपको पॉजिटिविटी लेकर आनी है तो हमें एक एक स्टेप पे जाके चीजों को ठीक करना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बिजनेस को ठीक करने की, ये हर एक उस डायरेक्ट सेलर कंपनी ओनर की है। हम सबकी इस जिम्मेदारी है कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और एक प्रूवन सिस्टम था, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लो और दे दो। अब इंफॉर्मेशन देनी भी कितनी है, वो भी बहुत सिंपल थी। थैंक यू। ओके, अब आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा। आप मतलब आप में से जो भी बेसिक लैंग्वेज समझेंगे तो 5 पी याद कर लीजिए। पहला पी क्या है कि प्लान है, दूसरा पी क्या है, प्रोडक्ट है, तीसरा पॉलिसीज है कि मतलब सरकार की क्या पॉलिसीज है, चौथा पर्सनल कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, मतलब मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, पांचवा कंपनी का प्रोफाइल। मतलब अगर आप बिल्कुल एक देसी तरीके से समझें तो बस आपको ये 5 चीजों के बारे में ही बात करनी थी। और सिंपल साइंस इस चीज का है कि अगर आप 5 चीजों के बारे में 3 बातें करते हैं, यानी टोटल 15 बातें अगर आपको याद है ना, तो ये बिजनेस में आपके सक्सेस होने के 80% चांसेस हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी, सिर्फ 15 चीजें याद रखनी है और उसको फॉलो करना है। अब देखिए, जो कंपनी का प्लान है, जो उसका कॉम्पनसेशन है, कई लोग उसे रिन्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं, बस बिजनेस प्लान एक अगर सिंपल भाषा में बात की जाए, स्टार्ट करने के लिए आप कहां से शुरू करते हैं, उसके 2 या 3 इनकम की कैलकुलेशन चाहिए होती है। हमें ये चाहिए कि उसका टाइम क्या है पे आउट का और इसका रिवॉर्ड क्या है। जनरली देखा गया कि 90% जो सेल्स है वो इसी लेवल पे इस इंफॉर्मेशन से क्लोज हो जाती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने क्या नहीं बोलना। पहली चीज आपने नहीं बोलनी है जो इनकम क्लेम होता है, कि मैंने यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अज्यूमिंग कि डायमंड है जी, हमारे यहाँ डायमंड सारे 1 करोड़ कमाते हैं, या यहाँ पे सारे सिल्वर जो है वो 1 लाख रुपए कमाते हैं।